प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति। लेक्चर नंबर 37 पार्ट नंबर 5। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति लेक्चर नंबर 37 पार्ट 5 मीन्स अभी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर तरीके से समझना है तो राष्ट्रीय शक्ति को भी आपको व्यापक रूप से समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी विद्यार्थी राष्ट्रीय शक्ति को ठीक से नहीं समझेगा तो तय मानेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कभी भी नहीं समझ सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में राष्ट्रीय शक्ति पर भले ही कितने ही लेक्चर मुझे अपलोड करने पड़े, लेकिन मैं राष्ट्रीय शक्ति को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति की चर्चा करेंगे। अगर आप राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों को समझने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। सबसे पहले, जैसा कि मैंने यहाँ संकेत के रूप में नोट कर लिया था कि कहीं हम भूल ना जाए ये बात, अभी कुछ स्टूडेंट्स बार बार हमसे पूछ रहे थे कि सर बीए बीएड की एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो उसके अंतर्गत कभी फर्स्ट ईयर, कभी सेकंड ईयर, कभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएं हमें। तो बेटा आज मैं आपको, भले ही बीए बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, ठीक है, बाकी फोर्थ ईयर है तो उसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस होता ही नहीं हो, तो बीएड के ही पेपर्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या मैं यहाँ ये कहूँगा भले ही वो बीए अर्थात स्नातक के विद्यार्थी हों, और मैं ये कहूँगा कि भले ही वो स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, या फिर वो बीए बीएड के स्टूडेंट्स हो। तो आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप पेपर्स की तैयारी करें। बेटा ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के रूप में बीए बीएड सेकंड के विद्यार्थी हैं, तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम होना है 2023 में, ठीक है बेटा, समझे, ये एक मतलब बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको अच्छे से कैसे तैयारी करें आप, और वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 2023 में एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है बेटा। अब मान लो आप ये कहें कि नेक्स्ट ईयर आप बीए बीएड थर्ड ईयर में हो जाते हैं, तो 2024 में आपका पेपर होना है। अब आपको क्या करना है कि 2023 में आपके एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, बीए बीएड सेकंड में जो 2022 का पेपर है, 2022 के पेपर को छोड़ देंगे, इसमें कोई क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। इसके बाद में फिर घटाते चलेंगे 2021, 20 और 19 मीन्स इस तरीके से आपको 3 वर्ष के पेपर्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। 2023 में जो आपका पेपर होगा, जो एग्ज़ाम होगी, उसमें 19, 20 और 21 में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि महाविद्यालय में जब मैं बच्चों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखाता हूँ तो मेरा जो तरीका होता है वो यही है, और इसमें ज़्यादातर जो हमारी गैस होती है वो बिल्कुल फिट रहती है, सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा मैं आपको यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे बीए बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2022 का पेपर छोड़ देंगे और 21, 20 और 19 3 साल के पेपर तैयार कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर आप बीए बीएड थर्ड ईयर में हो जाएंगे, तो आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है, तो बीए बीएड थर्ड ईयर का 2023 का पेपर यस छोड़ देना है, और 22 यस 21 और 20 का पेपर तैयार कर लेना है। इसी तरीके से भले वो बीए के स्टूडेंट्स हों, एमए के स्टूडेंट्स हों, बीए बीएड के स्टूडेंट्स हों, तो जिस साल आप परीक्षा दे रहे हैं उससे पिछले साल का जो पेपर है वो छोड़ देंगे, और इससे पीछे जो 3 साल के पेपर्स हैं उनकी तैयारी कर लेंगे। मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 वर्षों में उनकी तैयारी कर लेंगे। मतलब 2023 में एग्ज़ाम है, 2022 को छोड़ देंगे, और 21, 20 और 19 ये 3 साल के पेपर अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लो आप बीए बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो उसके अंतर्गत 2024 में आपकी परीक्षा होनी है, तो 2023 का पेपर छोड़ देंगे और 22,
21 और 20 का तैयार कर लेंगे। अब यही सूत्र भले ही BA हो, MA हो या BA B.Ed हो, सब जगह लागू कर लेंगे कि जिस साल आपके एग्जाम होनी है उससे पिछले साल का पेपर छोड़ देंगे और उससे पीछे जो 3 वर्ष तक पेपर्स हुए हैं उन 3 साल के पेपरों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपकी 80% से ऊपर आसानी से बन जाएंगी। तो ये तो मैंने कुछ विद्यार्थियों ने जो बार बार कहा था कि सर हमें तरीका बताइए, अलग से वीडियो अपलोड कीजिएगा, तो मैंने कह दिया था, आश्वासन दे दिया था कि बेटा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें प्रारंभ में ये बात मैं बता दूंगा। तो इसके आधार पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, भले ही BA की तैयारी हो, MA की तैयारी हो या BA B.Ed की तैयारी हो, आप इस आधार पर अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ नेशनल पावर। सबसे पहले तो हमें बेटा यहाँ नोट ये करना है क्या कि राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप का विश्लेषण राष्ट्रीय तथा शक्ति शब्दों की व्याख्या से ही हो सकता है। मीन्स अगर आपको राष्ट्रीय शक्ति के नेचर का, स्वरूप का, उसकी प्रकृति का विश्लेषण करना है तो राष्ट्रीय शब्द और शक्ति शब्द इन 2 शब्दों की व्याख्या से हो सकता है। मीन्स सबसे पहले आपको ये समझना है राष्ट्रीय शब्द क्या है, फिर ये समझना है शक्ति शब्द क्या है। इनको अलग अलग रूप में जब समझेंगे तो राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे सामान्य से रूप में यहाँ मैं कहना चाहूँगा बेटा कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या होता है। वैसे सामान्य रूप में देखा जाए एक साथ यदि हम ले तो, चूँकि यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द का अर्थ राजनीति विज्ञान सबसे अलग होगा। राजनीति विज्ञान में राष्ट्र शब्द का अर्थ अलग होता है और यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द का अर्थ अलग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन राष्ट्रीय शक्ति का सीधा सा अर्थ ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश से अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो योग्यता क्षमता उसके पास में है वही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। बाकी राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ परिभाषा मैंने पीछे अच्छे से समझा दिया है। आप प्लेलिस्ट में राष्ट्रीय शक्ति ही नाम से, अर्थात राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ हो परिभाषा नाम से मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए तो सबसे पहले हम लेंगे राष्ट्रीय शब्द का क्या अर्थ है। बेटा ध्यान दें, सबसे पहले तो यहाँ सीधी सी बात यह है कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ होता है एक राष्ट्र की शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या होता है? एक राष्ट्र की शक्ति। वैसे ऐसे मान लीजिएगा 2 राष्ट्र हो गए, भारत और अमेरिका। अब भारत अमेरिका से अपनी बात मनवा रहा है या अमेरिका भारत से अपनी बात मनवा रहा है। जो देश जिस देश से अपनी बात मनवा लेता है, जो देश दूसरे देश को अपने नियंत्रण में कर लेता है, जो देश दूसरे देश के व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित कर देता है, दूसरे के व्यवहार को अपने अनुरूप संचालित करता है, दूसरों से या दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, तो वो एक राष्ट्र के देश की शक्ति होती है। इसलिए राष्ट्रीय शक्ति का सीधा सा अर्थ होता है एक राष्ट्र की शक्ति। ठीक है, मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य हो, भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, कोई भी हो, यदि एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो योग्यता क्षमता उसके पास में, वह योग्यता और क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। वह योग्यता और क्षमता वास्तविक रूप में देखा जाए तो जनसंख्या की भी हो सकती है, नेतृत्व की भी हो सकती है, विचारधारा की भी हो सकती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ है एक राष्ट्र की शक्ति। ठीक है बेटा, अब वास्तव में यहाँ पर जो राष्ट्र का भावार्थ लिया गया है, राष्ट्र किसे कहते हैं तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका अर्थ लिया जाता है जनसंख्या का ऐसा समूह जो एक ही जाति, धर्म, मातृभूमि, भाषा, इतिहास, संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित दृढ़ भावना से बंधा हुआ होता है। मतलब राजनीति विज्ञान में राष्ट्र का अर्थ लिया जाता है कि यह है जनसंख्या का ऐसा समूह है, राष्ट्र जनसंख्या का ऐसा समूह है जो एक ही जाति, धर्म, मातृभूमि, भाषा, इतिहास, संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित दृढ़ भावना से बंधा हुआ होता है। तो ये तो राजनीति विज्ञान इसका भावार्थ लिया जाता है। परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ रहे हैं, तो राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ होता है निर्णय निर्माताओं, राजनीतिज्ञों, कूटनीतिज्ञों का वह समूह जो राष्ट्र की ओर से शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब यहाँ राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में
राष्ट्र का अर्थ ये लिया जाता है कि यहाँ निर्णय निर्माताओं, राजनीतिज्ञों, कूटनीतिज्ञों का वह समूह है जो राष्ट्र की ओर से शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब जब विदेश नीति तय की जाती है तो विदेश नीति तय करते समय विशेषकर निर्णय निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों के द्वारा वास्तव में किस रूप में शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर निर्णय निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों के द्वारा जो विदेश नीति तय की जाती है राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक रूप में उसे ही जो है राष्ट्रीय शब्द से संबोधित किया जाता है। कहने का मेरा भावार्थ ये यहाँ कि राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय का अर्थ होता है निर्णय निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों का वह समूह है जो राष्ट्र की ओर से शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब निश्चित रूप में यहाँ पर विदेश नीति जो तय की जाती है वो इनके द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति या मतलब केवल राष्ट्रीय शब्द को हम लें तो यहाँ राष्ट्रीय का अर्थ संपूर्ण जनसंख्या से नहीं है बल्कि केवल निर्णय निर्माताओं, राजनीतियों और कूटनीतिज्ञों से ही। क्या? निर्णय निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों से ही है, क्योंकि वास्तविक रूप में विदेश नीति इनके द्वारा ही तय की जाती है। तो ऐसे लोगों का जो समूह होता है उसे ही राष्ट्रीय शब्द से संबोधित किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट दूसरा है, इसका पहला हो गया राष्ट्रीय, दूसरा है शक्ति, पावर, शक्ति। देखिएगा बेटा, वास्तव में शक्ति का सामान्य अर्थ तो ये बताया जाता है कि शक्ति के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। जैसे अ नामक पक्ष हो गया, ब नामक पक्ष हो गया, अ नामक पक्ष हो गया और ब नामक पक्ष हो गया। या हम कहें अ नामक व्यक्ति होगा, ब नामक व्यक्ति होगा, अ नामक समूह होगा, ब नामक समूह होगा, अ नामक राजनीतिक दल होगा, ब नामक राजनीतिक दल होगा, अ नामक देश होगा, ब नामक देश होगा। अगर देश की बात आती तो उसे राष्ट्रीय शक्ति कह दिया जाएगा। तो वास्तव में शक्ति का सीधा सा अर्थ होता है कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो योग्यता और क्षमता होती है वही शक्ति कहलाती है। या हमें कहें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने अनुरूप प्रभावित कर लेता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता उसके पास में है, जो योग्यता उसके पास में है, वह क्षमता और योग्यता ही शक्ति कहलाती है। सीधा सा अर्थ है। चलिए अब यहाँ शक्ति का अर्थ ले रहे हैं। देखिएगा बेटा, शक्ति को समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर दो बातें ध्यान देनी है, शक्ति तथा बल और शक्ति तथा प्रभाव, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, शक्ति तथा बल। तो ध्यान देंगे, यहाँ बल का अर्थ होता है शारीरिक शक्ति, पुलिस कार्यवाही के रूप में हिंसा, जेल, सजा या युद्ध। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ बल का भावार्थ होता है फोर्स। बल का मतलब होता है शारीरिक शक्ति, पुलिस कार्यवाही के रूप में हिंसा, जेल, सजा या युद्ध। तो ये तो बल का अर्थ है। अब शक्ति का क्या अर्थ है? शक्ति का यहाँ अर्थ होगा नियंत्रण का मनोवैज्ञानिक, ध्यान दे बेटा, क्या? नियंत्रण का मनोवैज्ञानिक संबंध। मतलब यहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित कर देता है, या एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता, योग्यता उसके पास में वह शक्ति कहलाती है। इसलिए यहाँ शक्ति का जो अर्थ लिया गया है नियंत्रण के रूप में लिया गया है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित करता है तो वह जो नियंत्रण किया जा रहा है मनोवैज्ञानिक रूप में, उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जा रहा है, वो शक्ति कहलाएगी। ठीक है बेटा। तो बल तो शारीरिक शक्ति के रूप में लिया जा रहा है, जबकि शक्ति का अर्थ नियंत्रण के रूप में लिया जा रहा है। मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ जैसा कि हांस जे मार्गेनथाउ कह रहे हैं कि शक्ति जहाँ दो मनु या राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध है। अब समझे बेटा, शक्ति जहाँ दो मन, मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्तियों की जो मस्तिष्क हैं, उनकी जो मन है, शक्ति जहाँ दो मनु या राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध है। मतलब जो शक्ति है ये दो व्यक्तियों के मस्तिष्कों या दो राष्ट्रों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा रहा है, या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। तो वास्तव में शक्ति जहाँ दो मनु या राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध है, वहाँ बल का अर्थ है किसी राष्ट्र की सैन्य शक्ति। तो बल का अर्थ एक प्रकार से सैन्य शक्ति से लिया गया है, जबकि शक्ति का अर्थ यहाँ
वास्तविक रूप में मनोवैज्ञानिक संबंध से लिया गया कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है। इसके बाद में शक्ति तथा प्रभाव को समझना भी जरूरी है। तो वास्तविक रूप में शक्ति का जब अर्थ लिया जाता है तो बल का प्रयोग या धमकी द्वारा दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करना है। मतलब शक्ति का अर्थ यहाँ इस रूप में लिया जाता है कि शक्ति बल का प्रयोग या धमकी द्वारा दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता है। क्या? बल का प्रयोग या धमकी द्वारा दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करना। फिर से बोल रहा हूँ, बल का प्रयोग या धमकी द्वारा दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करना, ये तो शक्ति में आएगा। जबकि प्रभाव दूसरे के व्यवहार को प्रेरणा द्वारा बदलने का प्रयास। मतलब यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को प्रेरणा के द्वारा बदलने का प्रयास करता है और वो बदल जाता है तो इसका मतलब वह प्रभाव कहलाएगा। फिर वह दो पक्ष, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो समूह भी हो सकते हैं और दो देश भी हो सकते हैं। तो ये शक्ति और प्रभाव का अर्थ होगा। आप इस तरीके से यदि आप शक्ति, बल, शक्ति और प्रभाव को अच्छे से समझ जाते हैं तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि शक्ति का क्या अर्थ है। शक्ति का सीधा सा अर्थ ये होता है कि शक्ति वास्तविक रूप में एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। मतलब इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है। यहाँ पर वास्तविक रूप में शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ये बात सत्य है कि शक्ति के पीछे हमेशा बल छिपा हुआ रहता है। अब फिर मैंने लिखा है कि इस तरह यह बल तथा प्रभाव के दो ध्रुवों के मध्यवर्ती तथा संश्लेषण करने वाली धारणा है। अब देखिएगा, मतलब जब हम ये शक्ति तथा प्रभाव, मतलब शक्ति, बल तथा प्रभाव को समझ जाते हैं तो इस तरह यह है का मतलब यह है शक्ति, इस तरह यह है मतलब शक्ति, इस तरह शक्ति, बल तथा प्रभाव के दो ध्रुवों के मध्य, मतलब बल और प्रभाव के बीच में दो ध्रुवों के मध्यवर्ती तथा संश्लेषण करने वाली धारणा है। कौन? शक्ति। भाई शक्ति का सीधा अर्थ है कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो योग्यता और क्षमता उसके पास में होती है वही शक्ति कहलाती है। मतलब इसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा। अब इसमें शारीरिक शक्ति, हिंसा, युद्ध ही कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद अब ये दो बातें होगी। तीसरा बिंदु लिखे, शक्ति साधन तथा साध्य के रूप में। मतलब वास्तविक रूप में यदि आपको राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति को समझना है, स्वरूप को समझना है, तो ये भी समझना है कि शक्ति साधन तथा साध्य के रूप में। मतलब शक्ति साधन भी और साध्य भी। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति जब समझाया तो उस समय वहाँ डायग्राम भी बना करके समझाया था कि वास्तविक रूप में जो शक्ति होती है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत साध्य और साधन दोनों होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन कब होती है? शक्ति साधन तब होती है जब राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाता है। कोई भी राष्ट्र राज्य लगातार अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास करता है, तो जब शक्ति वृद्धि का लगातार प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्या बन जाती है बेटा? क्या बन जाती है? साध्य बन जाती है। ठीक है। वैसे हम सामान्य रूप में कह सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा धन है, अगर हकीकत देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी होता है, धन होता है, संपत्ति होती है, वो साधन होता है। लेकिन हम लोग संपत्ति को भी साध्य मान लेते हैं। किस रूप मान लेते हैं? कि हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारी संपत्ति बढ़ती रहे। जब लगातार ये प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में संपत्ति साध्य बन जाती है, और जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस स्थिति में संपत्ति साधन बन जाती है। तो यही बात यहाँ पर शक्ति के ऊपर लागू होगी। मैंने नोट भी कर दिया, यह एक मुद्रा है। मतलब डेफिनेटली देखा जाए तो शक्ति जो है ये एक मुद्रा है, एक करेंसी है। ये एक मुद्रा है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने इच्छित मूल्य जैसी शक्ति है, सुरक्षा है, विकास है, आदर्श है, विचारधारा है आदि प्राप्त कर सकता है। मतलब शक्ति एक मुद्रा है, एक करेंसी है। शक्ति का प्रयोग करके कोई भी राष्ट्र अपने इच्छित मूल्य, कोई भी राष्ट्र हो, अपने इच्छित मूल्य, उसके इच्छित मूल्य क्या होते हैं? शक्ति, सुरक्षा, विकास, आदर्श, विचारधारा आदि प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा। एक करेंसी, एक मुद्रा है, इसके द्वारा शक्ति, सुरक्षा, विकास, आदर्श, विचारधारा आदि को प्राप्त कर सकता है। और भी बहुत बातें। तो इसका सीधा सा भावार्थ ये हो गया। आगे चलते हैं हम। तत्कालीन और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए शक्ति जरूरी है। अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो केवल तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही शक्ति नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी शक्ति जरूरी है। अब तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्या बन जाती है?
यस साधन और भविष्य की आवश्यकताएं की पूर्ति के लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाता है तो शक्ति क्या बन जाती है, इसी स्थिति में साध्य बन जाती है। इसलिए शक्ति साधन तथा साध्य दोनों है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को अच्छे से समझ लेना है। चौथा है राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की योग्यता है। बेटा नोट करें, चौथा बिंदु है राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की योग्यता है। अर्थात वास्तविक रूप में जो राष्ट्रीय शक्ति है वो राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की योग्यता है। मतलब वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो राष्ट्रीय हित होता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र राज्य हो, यदि वे अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को सुरक्षित रख पा रहा है तो निश्चित रूप में वह राष्ट्र शक्तिशाली है, और अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह सक्षम नहीं है तो वह राष्ट्र राज्य शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो नोट करेंगे, राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की योग्यता है। भले कोई भी राष्ट्र राज्य हो, अगर वो अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो शक्तिशाली नहीं हो सकता है। पांचवा है राष्ट्रीय शक्ति समय और साधनों से सापेक्षिक होती है। बेटा ध्यान दें, पांचवी जो इसका प्रकृति है, स्वरूप है, वो ये है कि राष्ट्रीय शक्ति समय और साधनों से सापेक्षिक होती है। मतलब वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति समय और साधन के हिसाब से परिवर्तनशील होती है, अस्थिर होती है। कभी कोई राष्ट्र राज्य शक्तिशाली हो जाता है, कभी कोई राष्ट्र राज्य शक्तिशाली हो जाता है। हम अगर इतिहास का अध्ययन करें तो देख सकते हैं कि जो महाशक्ति रही हुई है वो दुर्बल हो जाते हैं, और जो दुर्बल राष्ट्र राज्य रहे वो महाशक्ति बन के बैठ जाती है। तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यही है कि राष्ट्रीय शक्ति समय और साधनों से क्या होती है, सापेक्षिक होती है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो जो शक्ति होती है बेटा वो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती, सापेक्ष होती है। मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से शक्ति परिवर्तित होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें भाई आज हम शक्तिशाली नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मान सम्मान नहीं है, कुछ भी कहें, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्थिति हमेशा ऐसी बनी रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में हम प्रत्येक दृष्टि से मजबूत हो जाए तो हम शक्तिशाली बन सकते हैं। ये बात राष्ट्र राज्य के ऊपर लागू होती है। राष्ट्र राज्य आज भले ही दुर्बल हो, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में शक्तिशाली बन जाए, और जो राष्ट्र राज्य शक्तिशाली महाशक्ति बना बैठा है आगे चलकर बहुत कमजोर राष्ट्र राज्य हो सकता है। तो ये डेफिनेटली जो शक्ति है वो एक, मैं कहूँगा कि सापेक्ष उदाहरण, निरपेक्ष नहीं है। समय और परिस्थिति के हिसाब से जो परिवर्तन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शक्ति होती है डेफिनेटली वो परिवर्तनशील और अस्थिर होती है। कोई भी राष्ट्र राज्य हो कभी शक्तिशाली बन बैठता है, महाशक्ति बन बैठता है, कभी वो नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियाँ थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक महाशक्ति के रूप में हम कहेंगे कि धराशायी हो चुका था, और संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति के रूप में शेष रह गया था, जिसको नाम दे दिएगा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, है ना। इस तरीके से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे ये समय और साधनों से सापेक्षिक होती है, इसका क्या मतलब है? जैसे 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके अंतर्गत वास्तव में भारत को इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसके बाद में 65 और 71 के अंतर्गत विशेषकर हम कहेंगे कि भारत की निर्णायक जीत हुई। अब भारत की निर्णायक जीत हुई तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 62 में भारत इतना शक्तिशाली नहीं था, जबकि 1971 में जब निर्णायक विजय हुई तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से भारत काफ़ी आगे निकल चुका था। और आज का भारत तो कुछ अलग ही है। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज वास्तविक रूप में हम किसी भी राष्ट्र राज्य से टक्कर लेने के लिए तैयार है। हालांकि हमारी विदेश नीति आक्रामक विदेश नीति नहीं है। हमारी नीति तो यह है कि हम शांति से जिएं और जीने दें। क्या? शांति से जिएं और दूसरों को भी जीने दें। जबकि चीन की विदेश नीति की बात आती है तो सीधी सी बात है, उनकी विदेश नीति आक्रामक विदेश नीति कहलाती है। उनका तो एक सीधा सा भावार्थ होता है कि ना तो शांति से जिएंगे और ना जीने देंगे। इस तरीके से प्रत्येक देश की विदेश नीति होती है, उसके अपने सिद्धांत होते हैं। और इसके बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन वास्तविक रूप में देखा जाए तो इससे भारत की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है, भारत को दुनिया में एक पहचान मिली है। आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में। इससे क्या होता है? अमेरिका की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि होती है। जबकि सोवियत संघ का जब विघटन होता है तो रूस इसका उत्तराधिकारी बन जाता है, लेकिन रूस इतना शक्तिशाली नहीं रहा। जबकि
सोवियत संघ का विघटन होती है, अमेरिका की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि होती है तो इसका मतलब समय और साधनों से निश्चित रूप में राष्ट्रीय शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति अस्थिर और परिवर्तनशील होती है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता है। नोट करेंगे, अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता है। मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से निश्चित रूप में राष्ट्रीय शक्ति क्या होता है, परिवर्तित होती है। आज कोई देश शक्तिशाली है, हो सकता है आने वाले समय में शक्तिशाली नहीं रहे। आज कोई राष्ट्र दुर्बल है, आने वाले समय में वो शक्तिशाली हो सकता है। तो डेफिनेटली जो शक्ति की अवधारणा है वो एक सापेक्ष अवधारणा है। मीन्स समय और परिस्थिति के हिसाब से शक्ति बदलती रहती है। ठीक है बेटा। अब भले ही ये बात एक व्यक्ति पर लागू करें, समूह पर लागू करें, दल पर लागू करें, देश पर लागू करें, निश्चित रूप में शक्ति एक सापेक्ष अवधारणा, निरपेक्ष अवधारणा नहीं है। मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। छठा है, किन्हीं दो राष्ट्रों के पास समान शक्ति नहीं होती। आप बेटा ध्यान दें, वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति को आपको समझना है। तो इसमें नोट करेंगे, किन्हीं दो राष्ट्रों के पास समान शक्ति नहीं होती। मतलब दुनिया में किसी भी राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन करेंगे तो कोई भी दो राष्ट्र राज्य ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी शक्ति बिल्कुल बराबर होगी। उनमें 19-20 फर्क जरूर मिलेगा। किसी राष्ट्र राज्य के पास में बहुत ज़्यादा शक्ति है, दूसरे के बारे में कहेंगे कि इसके पास भी शक्ति कम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में उससे थोड़ा कम होगी। इसका मतलब ये है कि दो राष्ट्र राज्यों के पास बराबर बराबर शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता और योग्यता दोनों के पास अलग अलग होगी, बराबर नहीं हो सकती। इसलिए आप नोट करेंगे, किन्हीं दो राष्ट्रों के पास समान शक्ति नहीं होती। जैसे दो व्यक्तियों के पास समान शक्ति नहीं होती है, दो समूह के पास समान शक्ति नहीं होती, दो दलों के पास समान शक्ति नहीं होती, इसी प्रकार से दो राष्ट्र राज्य के पास समान शक्ति नहीं होती है, दो राष्ट्र राज्य के पास समान शक्ति नहीं होती। सातवां है, राष्ट्रीय शक्ति के कई तत्व हैं। बेटा नोट करेंगे, राष्ट्रीय शक्ति के कई तत्व होते हैं। अब इसको समझना है। सबसे पहले तो ध्यान दें, यहाँ राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ योग्यता और क्षमता के रूप में लिया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ योग्यता और क्षमता के रूप में लिया जाता है। क्या मतलब, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो योग्यता और क्षमता रखता है वही राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है। और इस राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं, जैसे कि मैंने नोट भी किया है। इसके तत्व होंगे भूगोल, जनसंख्या, कूटनीति, सैनिक तैयारी, और इसी के साथ में यहाँ ये औपचारिक क्षमता भी होती है इसकी। फिर से बोल रहा हूँ मैं, भूगोल, जनसंख्या, औपचारिक क्षमता, कूटनीति, सैनिक तैयारी, नेतृत्व के गुण, सरकार आदि तत्व। निश्चित रूप में किसी भी राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ की जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो इन तत्वों से प्रभावित होती है। भूगोल से प्रभावित होगी, जनसंख्या से अगर किसी देश की जो जनता है वो आलसी प्रवृत्ति की, किसी देश की जनता है वो बड़ी सक्रिय होती है ना, निश्चित रूप में हम कहेंगे कि शक्ति अलग अलग होगी राष्ट्र राज्यों की। भूगोल, जनसंख्या, क्षमता, औपचारिक क्षमता, कूटनीति, सैनिक तैयारी, नेतृत्व के गुण, सरकार आदि जो है इसको प्रभावित करते हैं। और भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं, विचारधारा को भी ले सकते हैं, आठवां है वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति। निश्चित रूप में जब हम राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति को भी समझना जरूरी है। निश्चित रूप में यहाँ शक्ति के दो प्रकार हो जाते हैं, वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति। वास्तविक शक्ति का मतलब होता है कि तात्कालिक रूप में जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो वास्तविक शक्ति होती है। और संकट के समय में जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो संभावित शक्ति होती है। तो डेफिनेटली वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति भी अलग अलग होती है। और नौवां है राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करने की इच्छा। निश्चित रूप में राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति को समझना है तो आपको ये भी देखना है कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करने की इच्छा मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य के पास में भले ही शक्ति हो लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करने की उसकी इच्छा है या नहीं, उसकी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करेगा। शक्ति है लेकिन फिर भी उसका प्रयोग करने की इच्छा नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति में वो शक्तिशाली माना जाएगा? हरगिज नहीं। इसलिए राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करने की इच्छा भी है कि नहीं, इच्छा के आधार पर भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करने की इच्छा एक तत्व है, मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य शक्तिशाली है या नहीं
ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि वह राष्ट्र राज्य राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करने की इच्छा रखता है या नहीं। अगर वो इच्छा रखता है तो वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं, चूँकि उसकी इच्छा है और इच्छा है तो उसका मनोबल भी मजबूत होगा, और जब मनोबल ही दृढ़ है तो निश्चित रूप में वो शक्तिशाली होगा। कहते हैं ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डेफिनेटली मनोबल का बहुत महत्व होता है। अब मैंने लिखा भी है यहाँ, एक विद्वान है कोलंबस तथा वुल्फ, नोट करेंगे, कोलंबस तथा वुल्फ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शक्ति को स्तर एक ही समय का तथा एक ही दिशा संबंधी नहीं बल्कि परिवर्तनशील, निरंतर गतिशील तथा पुनर्निवेशन वाला संबंध मानना चाहिए। मतलब जो राष्ट्रीय शक्ति है वो स्थिर नहीं होती है, एक ही समय का तथा एक ही दिशा संबंधी नहीं है, और बल्कि ये क्या है, परिवर्तनशील है, निरंतर गतिशील तथा पुनर्निवेशन वाला संबंध मानना चाहिए। मतलब जो शक्ति होती है वास्तविक रूप में आपको बता भी दिया है कि ये समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। तो ये बात आप नोट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ ये नोट करेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करने की यदि इच्छा है तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्र राज्य एक शक्तिशाली होगा, और उसकी इच्छा ही नहीं है तो उसको हम इतना ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली नहीं कह सकते हैं। इसके बाद में लेंगे हम निष्कर्ष। अब निष्कर्ष निकालेंगे इन सब बातों का। निष्कर्ष क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो नोट करेंगे दोनों के मध्य बेटा ध्यान दें, दोनों के मध्य मतलब जो शक्ति होती है वह शक्ति, इधर आइएगा, शक्ति बल तथा प्रभाव के बीच में है ना। ये बात यहाँ पर भी आ गई, मैं नोट भी कर दिया किस तरह ये है, मतलब शक्ति बल तथा प्रभाव के दो ध्रुवों के मध्य है। तो निष्कर्ष में कहेंगे कि जो शक्ति होती है वो शक्ति बल और प्रभाव इन दोनों के मध्य है। बल और प्रभाव, नोट करें मेरा निष्कर्ष में, बल और प्रभाव दोनों के बीच में, दोनों के मध्य में है। ठीक है, तो नोट करें दोनों के मध्य मतलब शक्ति प्रभाव और बल के मध्य में है। नेक्स्ट, सापेक्ष मतलब जो शक्ति होती है, शक्ति की अवधारणा एक सापेक्ष अवधारणा है, अर्थात समय और परिस्थिति के हिसाब से शक्ति में कमी और वृद्धि होती रहती है। किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का आप अध्ययन करेंगे तो समय और परिस्थिति के हिसाब से उसकी शक्ति में कमी और वृद्धि होती रहेगी। कोई भी राष्ट्र राज्य आज बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ताकतवर रहेगा। कोई राष्ट्र राज्य आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कमज़ोर रहेगा। कोई व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कमज़ोर रहेगा। कोई व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शक्तिशाली रहेगा। 9, समय और परिस्थिति के हिसाब से शक्ति में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए शक्ति की अवधारणा एक निरपेक्ष अवधारणा नहीं बल्कि सापेक्ष अवधारणा है। सापेक्ष, तुलनात्मक शक्ति की अवधारणा वास्तविक रूप में देखिए तो इसका हम कहेंगे कि बिना तुलना किए हम किसी भी राष्ट्र राज्य को ये नहीं कह सकते कि ये शक्तिशाली है कि कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि जब एक राष्ट्र राज्य की दूसरे राष्ट्र राज्य से तुलना की जाएगी तभी तो अंदाज़ा आएगा कौन शक्तिशाली। जब एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो निश्चित रूप में पहला राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होगा। तो तुलनात्मक, फिर लिखा है परिवर्तनशील, मतलब वास्तविक रूप में जो शक्ति की अवधारणा है वो शक्ति की अवधारणा इधर आइएगा सापेक्ष है, तुलनात्मक है तथा परिवर्तनशील है। अर्थात समय और परिस्थिति के हिसाब से वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत परिवर्तन होता रहता है। इसलिए आप नोट करिए परिवर्तनशील। और इसके गुण हैं मतलब वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति के सापेक्ष, तुलनात्मक और परिवर्तनशीलता और अस्थिरता भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अस्थिरता, ये इसके गुण हैं। किसके? राष्ट्रीय शक्ति के। क्या गुण है राष्ट्रीय शक्ति के? नोट करें, सापेक्षता, तुलनात्मकता, परिवर्तनशीलता और अस्थिरता इसके गुण है। किसके? राष्ट्रीय शक्ति के, मीन्स शक्ति के। फिर मैंने लास्ट में लिखा है सुरक्षा, समृद्धि, भलाई, ये राष्ट्रीय कर्तव्य, अर्थात कोई भी राष्ट्र राज्य हो अपने राष्ट्र के लिए सुरक्षा, समृद्धि और भलाई का काम करेगा। इसलिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई भी राष्ट्र राज्य हो, सुरक्षा, समृद्धि और भलाई उसके राष्ट्रीय कर्तव्य है, उस राष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय कर्तव्य है। मतलब उसकी ये ड्यूटी है, उसका एक कर्तव्य है, कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र राज्य हो, कि वो अपने राष्ट्र राज्य की सुरक्षा, समृद्धि और भलाई के लिए कार्य करे। इसलिए आप नोट करेंगे सुरक्षा, समृद्धि, भलाई राष्ट्रीय कर्तव्य हैं। नोट करें, सुरक्षा, समृद्धि, भलाई राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय कर्तव्य हैं। क्या है? राष्ट्रीय कर्तव्य हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में ये सारी बातें हो गई है। आप
अगर निष्कर्ष में फिर से एक बार कहें हम, तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के निष्कर्ष के बारे में कि जो शक्ति है वह बल और प्रभाव के बीच में, बल और प्रभाव के मध्य में है। अगली बात, शक्ति जो होती है, राष्ट्रीय शक्ति जो होती है वह एक सापेक्ष अवधारणा है, तुलनात्मक है, परिवर्तनशील है, अस्थिर है। और हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में जो वास्तविक शक्ति होती है, संभावित शक्ति होती है, अलग अलग होती है। इसी के साथ में किन्हीं दो राष्ट्रों के पास समान शक्ति नहीं होती है। आगे कहें तो राष्ट्रीय शक्ति समय और साधनों से सापेक्षिक होती है, मतलब राष्ट्रीय शक्ति एक सापेक्ष अवधारणा है। आगे कहें तो राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की योग्यता है। ये सारे के सारे मतलब जो 9 के 9 बिंदु हैं आप निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति या स्वरूप को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, कल हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शक्ति का महत्व, इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय शक्ति का महत्व। लेक्चर नंबर 37 पार्ट नंबर 6 होगा। क्या? राष्ट्रीय शक्ति का महत्व कल हम आपको बताएंगे। मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम समझा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको मैं व्यापक रूप में समझाऊंगा। ये समझाने के बाद में फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, व्यवहारिक पक्ष है, उसको समझाऊंगा। ये दोनों पक्ष समझाने के बाद में फिर हम आगे जो कुछ शेष बचा हुआ है राजनीति विज्ञान में वो सारे पेपर समझाएंगे। हाँ, राजनीति विज्ञान में भले ही कितने ही पेपर्स हैं, वो सब बारी बारी से मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उनको अन्यत्र इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। भ्रम ना पाले आप, तो जिस रूप में हम आपको समझाएं उस रूप में समझते चले। राजनीति विज्ञान को आप अच्छे से समझ जाएंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लगभग अब ये हमारा 26वां वर्ष है महाविद्यालय में कार्य करते हुए, तो वहाँ हमने ये निष्कर्ष निकाला, विश्लेषण किया कि राजनीति विज्ञान उस रूप में नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को जिस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो अब चूँकि महाविद्यालय हम पढ़ाएँ तो वहाँ तो कितने बच्चों को पढ़ा पाएंगे आप बताइए मुझे। अब पूरे भारत के विद्यार्थियों को एक साथ में कैसे पढ़ा पाऊँगा, नहीं पढ़ा पाता। इसलिए मैंने तय किया कि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भले ही वो भारत का है, किसी अन्य राष्ट्र राज्य का है, कोई भी है, हम राजनीति विज्ञान को कैसे समझाएं जिससे कि सभी विद्यार्थी समझ जाएं। तो हमारे पास एक रास्ता था, यूट्यूब चैनल। इसलिए हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर आना तय किया। और बेटा अब हमारा लक्ष्य एक ही है, राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं फिर कहूँगा कि प्रारंभ से जिस रूप में आपको मैं समझाता हूँ उस रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।